नाज़रीन, मज़ामती तहरीक के गोरिल्ला एक्शंस पूरी तरह से इसराइल को बर्बाद कर रहे हैं। एक एक घंटे में इसराइल का इतना नुकसान हो रहा है कि पूरी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसीलिए इसराइली मीडिया भी चीख चीख कर अब कहने लगा है कि जंग बंदी की तरफ जाओ, वरना हमारे अपने मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हर घंटे में इनके टैंक्स, इनकी गाड़ियां और इनकी जो फौज है उसको निशाना बनाया जा रहा है, इनके ड्रोन्स को तबाह किया जा रहा है और अभी सुरंगों में ट्रैप्स लगाकर इनके कई फौजियों को निशाना बनाया गया है। तो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स गजा के मैदान जंग से, जो कि फलस्तीन की तारीख की फैसला कुन जंग है और सबसे ज्यादा घातक इस वक्त इसराइल के लिए साबित हो रही है। सारे चुन चुनकर इसराइल से बदले लिए जा रहे हैं। 75 सालों में जो जुल्म उसने फलस्तीनियों के साथ किए, आज सबका हिसाब उनसे लिया जा रहा है। ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि वो कमांडर्स, वो ऑफिसर जिन्होंने पीछे कोई 5 साल 10 साल पहले कोई जुल्म किया था, तो उनको भी चुन चुनकर इस जो जंग है उसमें मारा जा रहा है। वो तमाम तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अगर आप पूरा मीडिया उठाकर देख लें, जो सबसे वायरल खबर है वर्ल्ड वाइड भी, जो सबसे बड़ा हमला किया गया है वो है एक टनल के हवाले से। एक पूरी टनल को उड़ा के रखा गया है। टनल में इनको लालच देकर बुलाया गया और फिर उस पूरी टनल को उड़ा के रख दिया गया। ये जनाब नॉर्थ में यह वाकया पेश आया जिसमें बॉबी ट्रैप लगाया गया था एक टनल के अंदर और इसराइली फौजी जो हैं वो उस टनल को खोलने पर मजबूर हुए। उनको लालच दिया गया क्योंकि उनको लगा कि शायद इसके जरिए वो मज़ामती तहरीक के फाइटर्स तक पहुंच सकते हैं, कोई टनल्स का बहुत बड़ा जाल वो नकारा बना सकते हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ी टेक्निक है, यही तो वो टेक्निक है जो इस वक्त इसराइल के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो रही है। और ये वो चीज थी जिसका अमेरिकन ने भी इनको वार्न किया था कि ये जो टनल्स हैं इनका तुम कोई हल नहीं निकाल सकते। तो ये जो वाकया हुआ है इसमें उन्होंने टनल को खोलने की जैसे कोशिश की है तो वहां पर जनाब बहुत सारे फौजी जो एक साथ मौजूद थे वो तमाम ब्लास्ट हो गए और तमाम जो है वो मारे गए। अब टनल्स के इस ट्रैप में सबसे बड़ा मसला नाज़रीन ये है कि आपके पास कोई चारा ही नहीं है उसको नकारा बनाने के लिए। यानी वो कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको वो बॉम्ब नजर आ रहा है और आप उसको नकारा नहीं बना सकते। वो तो एक टनल का एक ढक्कन है, तो वो ढक्कन के नीचे बम फिक्स है। वो जब आप ढक्कन हटाने की कोशिश करते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। यानी वो किसी तरह से उस वायर तक पहुंच ही नहीं सकते। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि वो उस वायर तक पहुंचे और उसको बम को पहले जो है वो नकारा बनाएं। और ऐसा भी वो नहीं कर सकते कि जो टनल उनको नजर आती है वो उसको इस डर से छोड़ दें कि भाई हो सकता है इसके नीचे बम हो। तो वो दोनों तरह से फंसे हुए हैं। उनको टनल्स खोलना भी जरूरी है और जो खोलते हैं उसके अंदर बम लगे होते हैं। तो इसमें आप एक और बड़ी अहम चीज ये नोट करिए कि कितने ही वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि मज़ामती तहरीक ने खुद अपनी टनल्स ब्लास्ट की हैं और इनको वहां पर फंसाया है। ठीक है, इनको फंसा के फिर टनल्स ब्लास्ट कर दिए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि टोटली इन टोटल उनके पास कितनी ज्यादा टनल्स हैं कि वो खुद ही उड़ाई जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके ऑपरेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जहां से जाते हैं वहां से निकल आते हैं और इन पर जो है वो ऑपरेशन करते हैं, इन पर हमला कर देते हैं। तो ये भी उनकी ताकत का एक मुंह बोलता सबूत है। फिर बड़ी एक अहम चीज नाज़रीन सामने आई और आपको भी इस पर तसल्ली होगी कि यार वाकई इन जालिमों से पूरी तरह बदले लिए जा रहे हैं। जो हमने आपको एक कमांडर के हवाले से खबर दी थी, जो टॉप कमांडर था जिसकी अनाउंसमेंट खुद नेतन्याहू ने की और उसकी हलाकत ने इसराइल की कमर तोड़ के रख दी, उस कमांडर के हवाले से बात सामने आई है कि उसने 2018 में एक एहतजाज हुआ था गजा से बाहर, तो फलस्तीनियों पर उसने गोलियां चलाई थी, निहत्ते फलस्तीनियों पर उसने गोलियां चलाई थी और कई लोगों को वहां पर शहीद किया था। तो उससे इस चीज का सबसे ज्यादा बदला लिया गया। मज़ामती तहरीक को वो जो सानिया हुआ था वो पूरी तरह से याद था और उसको टारगेट करके, उसको चुनकर जो है वो स्पेशल जो मिशन कंडक्ट किया गया उसमें उसको हलाक किया गया। तो जो पुराने जुल्म जिन्होंने किए हैं उनसे भी पूरी तरह से बदले लिए जा रहे हैं। फिर इसराइली मीडिया का बयान देखिए कि वो किस तरह से चीख रहा है। वो कह रहा है कि ये जो अभी 60 इनके फौजी हलाक हुए हैं, 60 जो फौजी इनके एक ही हमले में हलाक हुए हैं। पिछली वीडियो में आपको तफसीली बता चुके हैं कि इनकी पोजीशन पर जहां पर ये 60 के करीब एक टेंट में मौजूद थे वहां पर बम लगाकर 60 के 60 को उड़ा दिया गया। तो वो इसराइली मीडिया ये खुद कह रहा है कि जनाब ये जो 60 हमारे फौजी यहां पर मारे गए हैं ये शायद ईरान ने हमसे वो बदला लिया है जो हमने कल सीरिया में जाकर अटैक करके उनके 2 फौजियों को शहीद किया था, 2 ऑफिसर्स को। तो आज ईरान ने उस चीज का हमसे बदला ले लिया है। इसके अलावा जनाब मज़ामती तहरीक के जो स्नाइपर्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं। स्नाइपर्स का जो किरदार होता है वो हर जंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जंग में। और जो स्नाइपर्स की कार्रवाइयां होती है, जो उनका एक मिशन होता है, उसमें एक एक मिशन के पीछे, एक एक गोली चलाने के पीछे बहुत बड़ी एक प्लानिंग और सारी चीजें होती है। यानी आपके पास अगर राइफल है तो आप एक ही झटके में कितनी गोलियां चलाते हैं, लेकिन स्नाइपर की एक एक गोली बहुत अहमियत की हामिल होती है और वो एक एक गोली बड़ी सोच समझ कर चलाई जाती है। तो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो मज़ामती तहरीक के स्नाइपर्स हैं वो इस जंग में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी एक वाकया रिपोर्ट हुआ है, आप देख लीजिए, जिसमें एक इसराइली फौजी को मज़ामती तहरीक के स्नाइपर्स ने मारा। तो एक एक जो सोल्जर है वो बहुत अहमियत रखता है। आप देखिए कि इसमें फर्क चेक करिए कि यानी इस वक्त जो कौम इनको शिकस्त दे रही है वो 75 साल से इनकी गुलाम थी।
یہ جو مرضی چاہتے تھے اس کے خلاف کرتے تھے. تو آج اگر وہ ان کے کمانڈرز کو, ان کے فوجیوں کو چن چن کر مار رہے ہیں تو کیا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یعنی یہ کوئی دو برابر کے فریق نہیں تھے, یہ کوئی دو برابر کی ریاستیں نہیں تھی. ایک غلام تھے اور دوسرے حاکم تھے, اور بادشاہ جیسے پرانے طرز کے بادشاہ نہیں ہوتے تھے جو جس طرح کا غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے تھے, یہ ایسا ڈیفرنس تھا. تو وہ جو غلام تھے آج اٹھ کر ان سے ایک ایک بدلہ لے رہے ہیں, تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے الجزیرہ کی رپورٹ کے 2 زائنسٹ ٹینکس اینڈ ٹروپ کیریئر ان نارتھ آف خان یونس. تو تمام ایکسس پر نارتھ سے لے کر ساؤتھ پر, سینٹر پر مسلسل جو ہے آپریشنز کیے جا رہے ہیں. اور ابھی تازہ ترین جو حملہ ہوا اس میں یہ 2 ٹینکس اور ٹروپ کیریئر, یعنی جس میں ڈزنز آف ان کے فوجی سوار تھے, وہ پورا ٹروپ کیریئر اڑا دیا گیا. پھر جو ایک اور بڑا ٹریپ لگایا گیا وہ مائن فیلڈ کا ہے. اب یہ وہ ناظرین چیز ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے ملٹری ایکسپرٹ کہہ چکے ہیں کہ جو ہم نیکسٹ سٹیج آف وار میں جائیں گے تو آپ کو مزاحمتی تحریک کی نئی صلاحیتیں دیکھنے کو ملیں گی, نئے ویپنز دیکھنے کو ملیں گے. تو یہ مائن فیلڈ جو ہے وہ اس نئی جو سٹیج آف وار ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. جو پیچھے جنگ چلی ہے اس میں یہ ٹیکٹک استعمال نہیں کی گئی تھی, لیکن اب یہ مائن فیلڈ والی استعمال کی گئی. اور ابھی آپ اسکرین پر دیکھیے, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک حملہ ہوا ہے اس میں 8 فوجی جو ہیں وہ اس مائن فیلڈ میں مارے گئے ہیں, اور باقی جو ان کے ساتھ بچے تھے ان کو 0 رینج سے مارا گیا. یعنی ان کا ایک قافلہ آ رہا تھا 15 لوگوں کے قریب, تو کچھ جو ہیں وہ اس مائن فیلڈ میں جب بلاسٹ ہوا تو اس میں مارے گئے 8, اور باقی جو بچے ان کو پھر انہوں نے 0 رینج سے جا کر, یعنی بندوق سے جا کر ان پر گولی چلا کر ان کو ہلاک کیا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آج کی جنگ میں, آج کی جو ماڈرن وار ہے اس میں 0 رینج کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. آپ دشمن کے اوپر جا کر اس کو نہیں مار سکتے, آپ نے دور سے ہی بیٹھ کر ان کو مارنا ہے. لیکن یہ مزاحمتی تحریک ہی ہے جو یہ مظاہرہ کر رہی ہے کہ وہ 0 رینج سے جا کر ٹینکس کو بھی تباہ کر رہی ہے اور ان کے فوجیوں کو بھی مار رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ 2 مرکبہ 4 ٹینکس ایٹ بیت اللہیہ. تو مطلب یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے ناظرین, ایک وہ ٹینک ہوتا ہے, وہ ٹینک آپ کی پوری کی پوری بلڈنگ کو اڑا سکتا ہے, وہ آپ کے ہنڈریڈز آف جو فوجی ہیں ان کو اڑا سکتا ہے. تو یہ نکلتے ہیں جناب اور ایک کے بعد ایک ٹینک کو اڑا دیتے ہیں جس کو انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ بنایا ہے, اور اس کے پیچھے اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے. یعنی دنیا کے جو جدید ترین ٹینکس ہیں ان میں مارکیوا 4 شمار کیے جاتے ہیں. یہ AI اکوپڈ ہیں اور ریڈار کے ساتھ بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے. تو وہ نکلتے ہیں اور ایک RPG فائر کر کے آرام سے ان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کی زبانی ان کی چیخیں سنیے اور ان کی ہار دیکھیے. یعنی اس سے بڑی کوئی اور میں آپ کے سامنے کیا ثبوت رکھوں کہ وہ اپنی زبانی اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں. آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا کے ایکسپرٹ کیا کہہ رہے ہیں, وی مسٹ ایڈمٹ دیٹ حماس won and continuing with arrogance will lead to downfall of Israeli army. کہ ایک تو وہ جیت چکے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اسی ایروگنس کے ساتھ, تکبر کے ساتھ یہ جنگ جاری رکھتے ہیں تو یہ ہمارا پورا طرح سے مکو ٹھپ دے گا, یہ پوری طرح سے ہمارا ڈاؤن فال ثابت ہوگا. He says within 24 hours 25 vehicles were destroyed. If we assume 3 soldiers in 1 vehicle, the total number is 75. تو وہ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 25 vehicles انہوں نے اڑائی ہیں, اور اگر ہم دیکھیں تو اگر ایوریج 3 کی لگائیں, ویسے نارملی 6 سے 7 سولجر ہوتے ہیں ایک آرمڈ وہیکل میں, تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایوریج ہم 3 کی بھی لگائیں تو یہ 75 بن رہے ہیں صرف 24 گھنٹوں میں جو صرف آرمڈ وہیکلز میں مارے گئے ہیں. اور باقیوں کی تعداد کتنی ہوگی, تو وہ کہہ رہے ہیں یا آخری اس کا لائن دیکھیے کہ it is a loss Israel never suffered. اب یہ وہ چیز ہے جو ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں, لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ تاریخی شکست ہے, یہ وہ عبرتناک شکست ہے جو نہ کبھی اسرائیل نے فیس کی ہے, جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, جو اس وقت اس کو دیکھنی پڑ رہی ہے. پھر ایک اور ایکسپرٹ کی رائے دیکھیے, اب یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ آپ کو کلیئرٹی ہو کہ کس کا پلڑا بھاری ہے, کون جنگ جیت رہا ہے, کون ہار رہا ہے. یہ آپ دیکھیے کہ حماس از مور ڈینجرس ان سیکنڈ فیز. دے فائٹ ود کریج, inflicting large and unprecedented numbers of deaths, injuries and losses of equipment among ranks of our forces. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا یہ جو نیا فیز آیا ہے اس میں تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں, اور جس بہادری کے ساتھ یہ لڑتے ہیں اور تو ہمیں بہت زیادہ زخمی ہمارے ہو رہے ہیں, اور وہ زخمی وہ ہیں جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں. وہ ان کے لیے زیادہ مشکل زندگی ہے. یعنی جو مارے گئے وہ تو مارے گئے, جو ڈسیبل ہو گئے, جن کی ٹانگیں کٹ گئیں, بازو کٹ گئے, وہ تو زیادہ ان کے لیے مشکل زندگی ہے. تو زخمی ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, اکوپمنٹ چھینے جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے یہ بہت ہی ہمارے لیے بھیانک ہے. پھر ایک جرنلسٹ, اسرائیلی جرنلسٹ کیا کہتی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. There is no victory in Gaza and it is better to lower the level of expectations. There is no more time for war and after 57 days the majority of the strip still in hands of Hamas. اب بتائیے اس کے پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے. ان کا میڈیا, ان کا جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ 57 ڈیز میں 1 انچ بھی ہمیں نہیں ملا, اور جو ناکامی ہے وہ پوری طرح سے ہمارے حصے میں آ رہی ہے. تو خدا رہا اس جنگ سے بچیں, یہ جنگ ہمیں لے ڈوبے گی. یہ آج چیخ کر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اور جنگ بندی کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو یوں پوری طرح سے اسرائیل جکڑا ہوا ہے, تاریخ کی عبرتناک شکست اس کو ہو رہی ہے. نہ صرف اسرائیلی میڈیا, دنیا بھر کے ملٹری ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں. اور آگے چل کر میں آپ کو سیکرٹری ڈیفنس آف امریکہ کا اہم ترین بیان بھی سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں इनकी शिकस्त के बारे में। तो लेकिन आपको समझनी बात यह है कि इस वक्त इसराइल की जो कंपनीज हैं, जो उसका पूरी दुनिया में लॉबी है, वो सर धड़ की बाजी लगा रही है, खरबों इन्वेस्ट कर रही है कि इनको विक्टोरियस दिखाया जाए, इनका इमेज अच्छा किया जाए। लेकिन अब सर से पानी गुजर चुका है। आपके सोशल मीडिया ने, आपके अल जजीरा ने, इन सब ने भांडा फोड़ दिया है कि ये एक टिकटॉकर फौज है, बुज़दिल फौज है। 75 साल ये औरतों और बच्चों के साथ लड़ते रहे और इनकी वही सलाहियत डेवलप हुई है। जब इनके साथ कोई निहत्ता और कमजोर होता है तो फिर ये गलबा पाते हैं, लेकिन जब असली फाइटर इनके सामने, असली जंग जो इनके सामने होता है, तो फिर ये पकड़े जाने पर चीखें मारते हैं, जिंदगी की भीख मांगते हैं कि खुदा का वास्ता है हमें छोड़ दो, हमें ना मारो। ये इतनी बुज़दिल है। अब आपको सीरिया के हवाले से अपडेट करते हैं, जहां पर बहुत बड़ा हमला यूएस बेस पर हुआ है, जहां पर हथियार लाए गए थे अमेरिकी फोर्सेस के लिए, और शायद ये भी चांस था कि इनको इसराइल के हवाले भी किया जाना था। उस बेस पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये देखिए जी, एक्सप्लोजन्स इनसाइड इंटरनेशनल कोलेशन बेस एट खराब अलजीर एयरपोर्ट। यहां पर वो कह रहे हैं बहुत बड़े धमाके हुए हैं, अटैक हुआ है, और ये अटैक हुआ है थोड़ी देर के बाद जब कार्गो ऑफ वेपन्स जो वहां पर लाया गया, थोड़ी यानी वहां पर बड़ी तादाद में जो हथियार हैं, जो कार्गो है, वो अमेरिका से वहां पर पहुंचा है, और जो ही वो पहुंचा थोड़ी देर के बाद वहां पर बहुत बड़ा हमला हो गया। तो इस तरह उनकी ये जो नया कार्गो वेपन्स का लाया गया था उसको भारी नुकसान पहुंचा है। तो जो हमला इन्होंने सीरिया पर किया था, शायद अब सीरिया ने उसको पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पीछे पूरी तरह से जो डायरेक्शन है वो ईरान की है, क्योंकि सीरिया में ही उनके ऑफिसर्स पर अटैक किया गया जो कि शहीद हुए, और सीरिया में, इराक में, लेबनान में, यमन में तमाम प्रॉक्सीज ईरान की हैं, और ईरान ही उनको डायरेक्शन देता है किसी भी हमले की। तो ये वाला जो खास हमला है जो उनके एयरपोर्ट्स पर किया गया है, उनके इस कार्गो वेपन्स पर किया गया है, इसमें डेफिनेटली पीछे जो इंफॉर्मेशन होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो डेफिनेटली ईरान की होगी। तो इसके ज्यादा चांसेस हैं। तो सीरिया और ईरान अब एक स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और यूएस की तो ये पूरी रिपोर्ट है कि ईरान पूरी तैयारी रखता है इसराइल पर हमला करने का, बस वो टाइम का इंतजार कर रहा है कि उसकी प्रॉक्सीज पूरी तरह से जंग का हिस्सा है, वो पूरा किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन अपने लिए वो मौजू टाइम देख रहा है कि किस वक्त उसे बतौर रियासत जंग में कूदना है। इसके अलावा एक और मैं आपके बयान सामने रखना चाह रहा हूं कि बाज़मीर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया में इसराइल की किस तरह से जग हसाई हो रही है, दुनिया के बाज़मीर मुल्क इनसे किस तरह से पीछे हट रहे हैं। अब कोलंबियाना के प्रेसिडेंट देखिए, ये सब वो हैं जो इनके इत्तेहादी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मे वेस्ट विल नॉट लाइक इट बट किलिंग 6000 चिल्ड्रन इज नाजी बिहेवियर, कि ये हिटलर वाला काम इन्होंने किया है। शायद मेरे बयान से मगरिब को अच्छा ना लगे, लेकिन असल जो आज का हिटलर है वो इसराइल है और नेतन्याहू है। तो दुनिया भी पूरी तरह से इनके मुंह पर तमाचा मार रही है। अब मैं आपके सामने ईसाइयों के जो सबसे बड़े पेशवा हैं पोप फ्रांसिस, उनका बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जंग नाजरीन चल रही है ये एक मजहबी जंग है। इसके पीछे पूरी एक मजहबी तारीख है, उनकी एक पूरी आइडियोलॉजी है, और पूरे एक मजहबी अकायद हैं कि उन्होंने वो ज्यूइश स्टेट जो है वो यहां पर कायम करनी है। और उसमें ईसाइयों के पेशवा का ये बयान आना बहुत ही अहमियत का हामिल है। मैं आपको बताता हूं, पहले बयान देख लें। पोप फ्रांसिस ने कैटेगोरिकली कहा है कि इसराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट, ये दहशतगर्द रियासत है। इससे पहले जो पिछला फेज था जंग का, उसमें इनका बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि ये सिविलियंस की कैजुअलिटीज बंद होनी चाहिए, हर जो मजहब के लोग हैं उनको आजादी के साथ रहना चाहिए। वो थोड़ा सा सॉफ्ट बयान था, लेकिन फिर भी इनके बयानिए के पूरी तरह खिलाफ था, क्योंकि वो इनको एक्सपोज कर रहा था कि आप सिविलियंस को मार रहे हैं। और आज उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि इसराइल इज टेररिस्ट स्टेट। अब ये बयान इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके पीछे नाज़रीन बहुत बड़ी तारीख है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक समझ लें कि आइडियोलॉजी है। वो किस तरह से है? असल जो फड्डा था वो तो था यहूदियों और ईसाइयों का, क्योंकि यहूदियों के बाद ईसाई मजहब आया, तो ईसाइयों ने ही यहूदियों को इनकी जमीन से बेदखल किया। फिर जो कुछ यूरोप में इनके साथ हुआ है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क निकाला गया, जो भी इन पर जुल्म वहां पर होते रहे, जो भी इनके साथ हुआ है, वो सारा ईसाइयों ने इनके साथ किया, और मुसलमानों का उसमें कोई किरदार नहीं था। इवन जब हजरत उमर फारूक ने यरूशलेम को फतह किया है, तो जब वो वहां पर गए हैं तो ईसाइयों के साथ उनका मुआहदा हुआ था, ईसाइयों ने कहा था कि यहूदियों को आपने यरूशलेम में दाखिल नहीं होने देना। तो हजरत उमर फारूक ने इनको ये रिलैक्सेशन दी थी कि चले ठीक है, मैं इन पर यह पाबंदी नहीं लगाता कि वो यहां पर ना आए, वो आए, ये भी उनकी इबादत की जगह है, वो यहां पर इबादत की घर से आए, लेकिन जमीन जो खरीदने की शर्त है कि वो यहां पर आबाद नहीं हो सकते, वो हम आपकी मान लेते हैं। यानी ईसाई तो इनको यहां पर आने भी नहीं देते थे, तो ये तो मुसलमानों ने इनको रिलैक्सेशन दी कि ठीक है आप यहां पर आ सकते हैं। और ये आप देखिए कि इससे पहले नबी पाक के जमाने में जो यहूदियों ने मुआहदे तोड़े और वो सारे साजिशें करते रहे, ये उसके बाद मुसलमानों ने इनको रिलैक्सेशन दी है। ठीक है, तो असल फड्डा तो ईसाइयों और यहूदियों का था, लेकिन यहूदियों ने बड़ी चालाकी के साथ नाज़रीन ये काम किया कि इस पिछले 1000 साल अगर आप उठाकर देख लें, तो उन्होंने ईसाइयों के जहनों में ये बात भरी कि ईसाइयों और मुसलमानों को आमने सामने कर दिया। आपने देखा कि सलीबी जंगें भी हुई। इन सारे माहौल का फायदा उठाते हुए ईसाइयों के जहन में यहूदियों ने यह बात डाल दी कि मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हैं, मुसलमान तुम्हें अच्छा नहीं समझते हैं। फिर इन्होंने एक और टर्म जो कि मजहबी है जिसको मुतारिफ करवाया
क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म, यानी ज़ायनिज़्म तो यह है कि एक यहूदी रियासत कायम करना और वही जो इनका हजारों साल पहले उरूज था उसको वापस लेकर आना, यह है ज़ायनिज़्म। दूसरा है क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म। क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म इन्होंने ईसाइयों को यह बताया कि अल्लाह के चुनिंदा लोग हम हैं और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आना है तो उनका ज़हूर इसी सरजमीन पर होगा और हमने ही उनको उनका इस्तकबाल करना है और आप भी हमारे साथ उसमें होंगे। तो ये इन्होंने ये टर्म मुतारिफ करवाया और ईसाइयों को अपने साथ मिला लिया। इसीलिए आप देखें मगरिब में और अमेरिका में सिर्फ इसराइल उनका वाहिद इत्तेहादी है जिस पर आप जो है वो तनकीद करना गुनाह समझते हैं। हालांकि उनके कितने इत्तेहादी, उन पर खुलकर तनकीद भी होती है, लेकिन इसराइल ही ऐसी क्या चीज है कि उन पर तनकीद करना गुनाह वहां पर समझा जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी मजहबी उनकी लॉबी है। तो ये चीज उन्होंने ईसाइयों के जहन में डाली और 1000 साल से ज्यादा टाइम उन्होंने इस चीज को डेवलप करने में लगाया। इसलिए फिर ईसाइयों ने ही यानी यूरोप ने इनको यहां पर बसाया और पूरी तरह से सपोर्ट करते रहे। लेकिन अब अगर उनका पेशवा ये सबसे बड़ा बयान दे रहा है कि ये दहशतगर्द हैं, तो ये कितना बड़ा फर्क है। और वही आज ईसाई मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहे हैं, हालांकि हम तो सोए हुए हैं, हमें तो कोई फिक्र ही नहीं है। असल फलस्तीन का मुकदमा तो ईसाई इस वक्त लड़ रहे हैं, आपका यूरोप लड़ रहा है, आपका अमेरिका लड़ रहा है, वहां के अवाम लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि अगर ईसाइयों की सपोर्ट ना होती तो कभी भी यहूदी इस काबिल ना होते और यहूदियों की ये रियासत कायम ना होती। तो अगर उनका पेशवा इनको एक्सपोज कर रहा है और इनके खिलाफ जा रहा है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके पीछे हजारों सालों की तारीख है। तो ये कुछ अहम तरीन हकायक थे जो कि मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप अपनी राय से जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त।